हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विधि में। आज हम लोग पढ़ेंगे आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आकलन, असेसमेंट किसे कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही आकलन कहलाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी बच्चे का या किसी वयस्क या किसी का भी किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, उसका व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, उसकी डिसिप्लिन कैसी है, तो इन सब चीज़ों का जो जानने की प्रक्रिया है यही आकलन कहलाता है। ठीक है, जो आकलन एक प्रक्रिया है वो ये बहुत छोटी होती है। ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा ही, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम जो टीचर उसे एब्जॉर्व करता है, उसको देखता है, समझता है बच्चे को कि किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, यही प्रक्रिया आकलन कहलाती है। ठीक है, इसके द्वारा बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे में सुधार होगा। जब आकलन बच्चे का कोई टीचर कर रहा है तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में इम्प्रूवमेंट होता है। वो बच्चे को किस तरीके से समझा रहा है, मतलब जैसे बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में टीचर उसे पढ़ा रहा है, तो बच्चे को जब वो क्लास ले रहा है टीचर, तो बच्चे को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो टीचर से उसी टाइम मतलब तत्काल पूछेगा अपने टीचर से, बालक। और जब वो अपने टीचर से तुरंत पूछता है तो जो टीचर होता है उसी टाइम उसको जवाब भी देता है, तो इससे बच्चा संतुष्ट हो जाता है। तो यही प्रक्रिया आकलन कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आकलन के प्रकार देख लेते हैं। आकलन कितने प्रकार का होता है? तो आकलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। तो पहला हम लोग देख लेते हैं रचनात्मक। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? ये जो रचनात्मक आकलन होता है ये पढ़ाने के दौरान किया जाता है। ठीक है, जब कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तब उस टाइम रचनात्मक आकलन किया जाता है। ठीक है, यह बच्चों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। रचनात्मक आकलन के द्वारा आप किसी बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ये जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तब ये आकलन किया जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट और क्लास डिस्कशन। जब बच्चे से कोई, मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है जब बच्चे को, तो उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं होता है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर एक होता है तो उसे बंद क्वेश्चन कहते हैं, और जो एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर होता है तो उसे खुला प्रश्न कहते हैं। ठीक है, खुला अंत प्रश्न। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये जो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसके द्वारा और बच्चे को एब्जॉर्ब करके कि बच्चा किस तरीके से कार्य कर रहा है, वो अच्छे से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसको कहाँ मतलब सीखने में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में जब टीचर्स जानकारी लेता है उसे ही रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, जब क्लास में डिस्कशन करवाते हैं, मान लीजिए कोई 2 बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जो पहले बच्चे को जो नहीं आ रहा है तो वो दूसरा बच्चा बता रहा है या टीचर्स बता रहा है, तो यही होता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है ये साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है। जैसे इसमें आ जाता है वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। जब बच्चा 1 साल तक क्या सीखा है इसकी जानकारी जब टीचर को चाहिए होती है तो वो योगात्मक आकलन करता है, बच्चे का एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो यही जो होता है साल के अंत वाला परीक्षा, ये हो जाता है योगात्मक आकलन। आगे देख लेते हैं, ये योगात्मक और रचनात्मक आकलन के 3 तत्व हैं। पहला तत्व है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, और तीसरा आ जाता है सीखने के रूप में आकलन। तो इसको बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। सीखने के लिए आकलन किसे कहते हैं? जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम, मतलब बच्चा पढ़ाई करने जाता है सीखने के लिए, स्कूल जा रहा है वो सीखने के लिए, तो जब वो क्लास में अपने है कुछ पढ़ाई कर रहा है उस टाइम जो आकलन किया जाता है, जब
बच्चे को जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो वो टीचर से पूछता है, जब टीचर उसका जवाब दे रहा है तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है, क्योंकि बच्चा सीखने के लिए ही तो अपने प्रश्न पूछ रहा है, उसे नहीं आ रहा है तो इसीलिए इसे कहा जाता है सीखने के लिए आकलन। और ये आकलन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये आयोग भी मानता है, एनईपी भी मानता है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है सीखने का आकलन। जब बच्चा सीख लेता है, बच्चा पूरा क्लास कर लिया, फिर उसका किसी दिन टेस्ट लिया जाता है, या बच्चा 1 साल पढ़ाई कर लिया, उसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो जब जो परिणाम आता है उसे सीखने का आकलन कहते हैं। ठीक है, ये वार्षिक, अर्धवार्षिक या क्लास ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन टेस्ट लेते हैं तो उसे कहेंगे सीखने का आकलन। और तीसरा आ जाता है सीखने के रूप में आकलन। इस आकलन में बच्चे जो होते हैं आपस में ही सीखते हैं या खुद से सीखते हैं। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, या अभी भी होता है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद बुक को बंद करेंगे, फिर खुद में ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, खुद से ही जवाब देते हैं। या जब दोस्त तैयार हैं तो उनसे बोलेंगे कि हमें ये चैप्टर तैयार हो गया है, तुम इससे क्वेश्चन पूछो, हम इसका आंसर देंगे। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ये सीखने के रूप में आकलन होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगला देख लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है ये बृहद प्रक्रिया होती है, ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, और जो आकलन होता है वो छोटी प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन बाप है और आकलन जो है उसका बेटा है। ठीक है, तो देख लेते हैं मूल्यांकन किसे कहते हैं। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका निगेटिव पोर्शन भी देखेंगे और पॉजिटिव पोर्शन भी। ठीक है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसका गुण क्या है, अवगुण क्या है, वो उसके अंदर किस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख रहा है, हर चीज़ की जब जानकारी लेते हैं तो इसे ही मूल्यांकन कहलाता है, इसे ही मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक का मतलब जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो कितना नंबर पा रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पा रहा है, ये हो जाएगा मात्रात्मक। और गुणात्मक हो जाएगा कि बच्चा कितना किसी गेम में, या उसकी डिसिप्लिन किस तरीके की है, या किसी गेम में कितना वो भाग लेता है, किस तरीके से उसकी डिसिप्लिन है, किस तरीके से वो टीचर्स के साथ व्यवहार कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ उसका क्या रिएक्शन है, क्या लगाव है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं गुणात्मक में आ जाती हैं। तो ये दोनों का जब हम देखते हुए उसका निर्णय एक लेते हैं पॉजिटिव वे में, तो वही हो जाता है मूल्यांकन। ठीक है, ये निगेटिव ये उसकी मतलब इसे शॉर्टकट में कहें तो किसी व्यक्ति के गुण और दोष को देखते हुए उसका एक मतलब उसका विवेचन करते हुए उसके संबंध में सही निर्णय जब लेते हैं तो उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए उसका सही निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उन दोनों के बारे में सोच के जब सही निर्णय लेते हैं तो वही मूल्यांकन कहलाता है। ये जो होता है वो सीखने के प्रोसेस में मदद करने के तरीके खोजता है। अधिगमकर्ता मतलब जो बालक है उसको सीखने के प्रोसेस में मदद करने की तरीका खोजता है। ठीक है, मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है कि लर्नर क्या और कैसे सीख रहा है। किसी बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, क्या आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या वो सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इसके बारे में जानकारी भी रखता है मूल्यांकन, कि बच्चा क्या, कैसे और कहाँ सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, सही डायरेक्शन में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है मूल्यांकन। ठीक है, और अब आगे देख लेते हैं मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की पहली विशेषता होती वैधता। यहाँ से क्वेश्चन आता है वैधता विश्वसनीयता पे। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो हम लोग देख लेते हैं वैधता किसे कहते हैं।
वैधता जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई टेट का एग्ज़ाम आप खुद पे ही ले लीजिए, टेट का एग्ज़ाम या सीटेट किसी चीज़ का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको एक सिलेबस दिया जाएगा कि सिलेबस के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो वो जो होता है परीक्षण वो इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो जब अगर सिलेबस के अनुसार ही आता है क्वेश्चन, तब वो परीक्षण जो होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो वैध होगा। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं कि वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है, एग्जामिनर आपके सिलेबस के बारे में तो जानना चाहेगा कि आप कितना आपके पास जानकारी है, तो इसी के बारे में जब परीक्षण करता है और सिलेबस के अनुसार ही एग्ज़ाम जब पूछा जाता है, तो वो परीक्षण, वो एग्ज़ाम आपका वैध होगा। अगला आ जाता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? जब किसी विश्वसनीयता किसे कहेंगे? विश्वसनीयता वो होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी प्रश्न परीक्षण या किसी भी परीक्षा का उत्तर एक ही प्रकार का हो, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग मीन्स क्या है? कुत्ता, तो आप जवाब दे देते हैं कुत्ता, लेकिन आपसे अगर कोई कहे कि नहीं ये डॉग मीन्स कुत्ता नहीं बिल्ली होगा, तो क्या ये सही है? क्या ये आंसर सही होगा? नहीं। उसका जब भी कोई भी आंसर देगा, कोई भी किसी से भी पूछा जाएगा, तो उसका हर कोई एक ही जवाब देगा, डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो यही विश्वसनीयता कहलाती है कि किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का पूर्णतः एक ही प्रकार का उत्तर हो, तो यही विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या कहलाता है? किसी प्रक्रिया, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम लिया जा रहा है, सीटेट का एग्ज़ाम है, अभी तो पिछली साल हमें शायद लगता है पिछली बार का जो क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, इसके पहले एग्ज़ाम सीटेट का ऑनलाइन भी हो रहा था। तो अगर वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी लागत कितनी है, उसका समय कैसा है, उसको मतलब इस तरीके का वहाँ पे होना चाहिए सिस्टम की, उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो काफ़ी सरलतापूर्वक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी परिणाम दे वो वास्तविक दे, बिल्कुल सटीक, मतलब जो भी उसको यूज करे उसमें जो आउटपुट मिले वो बिल्कुल सटीक और सही मिले। ठीक है, उसको चलाने में बिल्कुल आसानी रहे, तो ऐसा जो होता है उसे ही व्यवहारिकता कहेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय, प्रयोग, सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए कोई भी परीक्षण। ठीक है, और अगला आ जाता है कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या कहलाएगी? जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो, वही होता है वस्तुनिष्ठता। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, तो सभी बच्चों को बता रहा है डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, लेकिन कोई बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो गलती से बोल दिया वो टीचर कि नहीं डी फॉर कैट होता है, कैट मीन्स बिल्ली होती है। तो जब एग्ज़ाम अगले दिन लिया जाता है या कोई टेस्ट होता है, तो जो सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़े वो तो डी फॉर डॉग बताएंगे, लेकिन जो बच्चा ट्यूशन पढ़ा है उसे तो यही लगेगा ना कि हाँ तो हमें ट्यूशन में पढ़ाया गया है वो ज़्यादा सही बताया गया है, तो वो अपने जब टेस्ट लिया गया है बच्चे का उसमें डी फॉर कैट लिखेगा और कैट मीन्स बिल्ली लिखेगा। ठीक है, तो जब वो टीचर्स उस कॉपी को चेक करेगा तो जब सी फॉर कैट देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो जो बालक है वो हमारा ट्यूशन वाला बालक है। तो ऐसा तो वो जो कैट लिखा है उसे जो टीचर है वो सही करके मतलब डी फॉर डॉग बना देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए परीक्षण में, ऐसा होना चाहिए कि उस पर किसी भी परीक्षक का प्रभाव न पड़े और उत्तर जो है एक ही आए। ठीक है, और अगला आ जाता है व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन होता है। और अब आगे देख लेते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन, तो सतत का मतलब हो जाता है जो प्रक्रिया लगातार हो, और व्यापक मतलब बड़े पैमाने पे, बड़े क्षेत्र में। ठीक है, तो लगातार और बड़े क्षेत्र में जो मूल्यांकन होता है उसे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं, उसे और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है।
इस मूल्यांकन में शैक्षिक मतलब जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और उसके बाहरी वातावरण से उसका संबंध जो है, स्कूल में बच्चा किस तरीके से खेल रहा है या उसके आस पड़ोस के सभी लोगों से कैसा संबंध है, उसके अंदर डिसिप्लिन कितनी है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है, सभी दोनों पहलू जब आ जाते हैं तो उसी का लगातार जब मूल्यांकन किया जाता है तो यही सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये शिक्षा की पूरी अवधि के अनुसार होता है, मतलब जब स्कूल में एडमिशन लिया तब से उसका मूल्यांकन शुरू होता है और जब तक कि वो स्कूल से निकल ना जाए तब तक उसका मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे स्कूलों में दिया जाता है, कॉलेजों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यही इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद अब देख लेते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इस मूल्यांकन में क्या होता है, टीचर बाहरी पेपर की जगह खुद को मतलब खुद के द्वारा बनाता है पेपर बच्चों के लिए। वो इस असेसमेंट में किसी भी बाहरी इंसान का, बाहरी आदमी का मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहरी आदमी नहीं आकर के असेसमेंट कर सकता है। इसमें केवल अपने स्कूल के ही टीचर्स होते हैं जो खुद से पेपर बनाते हैं, खुद से ही बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चों का अवलोकन करते हैं उनके क्षमता के अनुसार कि वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है और वो किस तरीके से सीख रहा है, क्या सीख रहा है। ठीक है, तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं टूल ऑफ इवेल्युएशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो जो होता है एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह का कलेक्शन होता है। जैसे बच्चा 5th क्लास में है तो उसका वो किस तरीके से सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में उस मतलब बहुत अच्छा है, किस सब्जेक्ट में उसको मतलब अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है और बच्चों के साथ कैसे वो रहता है, सारी एक्टिविटी जो होती है वो पोर्टफोलियो में मतलब जमा मतलब संग उसका कलेक्शन जो होता है उसी में होता है, उसके हर कामों का। ठीक है, इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को रखा जाता है। मतलब इस पोर्टफोलियो में अगर आप जब खोलेंगे किसी बच्चे का पोर्टफोलियो, आप उसके क्लास से लेते हैं, कोई एक टीचर है, मान लीजिए कोई टीचर 5th क्लास का किसी एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाई है तो उसमें उसकी पूरी बायोडाटा रहेगी, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उस किस सब्जेक्ट में या किस एरिया में वो ज़्यादा अच्छा है, किस एरिया में सबसे कमज़ोर है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब वो पूरी वो टीचर जो होगी वो उस बच्चे की सारी जानकारी उसके पोर्टफोलियो में रखेगी। जब वो 5th से निकल के 6th में जाएगा तो वो जो फाइल होती है वो टीचर 6th में जाएगा तो उसके क्लास टीचर को दे देगी। तो जो 6th का क्लास टीचर होगा उस बच्चे की पूरी बायोडाटा उस पोर्टफोलियो के द्वारा जान सकता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारी जानकारियाँ जो होती है वो पोर्टफोलियो में पता होता है। एड्रेस से लेकर के बच्चे की पूरी बायोडाटा, परिवार में क्या मतलब कितने लोग हैं, उनके माता पिता का क्या नाम है, कहाँ स्थान है, शिक्षा किस तरीके से कहाँ से लिए हुए हैं, शिक्षा के साथ साथ उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के साथ साथ क्या प्रोग्राम करते हैं, सारी डिटेल उसमें रहती है पोर्टफोलियो में। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा रिकॉर्ड। इसमें भी पोर्टफोलियो के जैसे ही होता है, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। एक सेकेंड, आ जाता है कमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें जो होता है इसमें बच्चे का एकेडमिक नंबर, ये सब चीज़ें, अटेंडेंस कितना है उसका क्लास में, ये सब, और अचीवमेंट वो कितना मतलब अच्छा करके अपने मतलब स्कूल में बच्चे का क्या स्थान है, वो क्या प्राप्त किया है। और रेटिंग इसके लिए आ जाती है कि बच्चे को रेटिंग दे दी जाती है कि मान लीजिए ये बच्चा है जो 100 नंबर लाया है, ये बच्चा उससे कम लाया, फिर ये बच्चा उससे भी कम, तो एक रेटिंग दे दी जाती है बच्चों को इस एक स्केल के अनुसार। ठीक है, और चौथा आ जाता है रूब्रिक। ये असेसमेंट जो होता है
यह टूल जो होता है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों के अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है। और अगला आ जाता है चेकलिस्ट। इसमें जैसे सही गलत रिक्त स्थान ये इस तरीके का आ जाता है। इस आकलन में जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि किसी के बारे में पूछ लीजिए कि ये मान लीजिए हमारे पीएम का क्या नाम है, योगी जी या मोदी जी, तो जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर टिक लगाते हैं, तो ये चेकलिस्ट के तरीके का हो जाता है। अब देख लेते हैं, हमने सतत व्यापक और आकलन मूल्यांकन सभी पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? सीखने के लिए आकलन, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। पहला, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वह वहाँ कैसे पहुँचे। दूसरा, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देता है, प्रतिक्रिया। तीसरा है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना। तो जहाँ पे तुलना शब्द आ जाए ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। ये गलत होगा। सभी विद्यार्थी को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा, विद्यार्थी की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधि और नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। और चौथा है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना, ये बिल्कुल तुलना आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। हमें किसी राष्ट्र से मतलब नहीं है, हमें किसी टीचर से नहीं मतलब, हमें बस एक स्टूडेंट से मतलब है। ठीक है। तीसरा आ जाता है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता? क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना से अधिगमकर्ता, ये भी गलत हो जाएगा। मानक वर्ग के बच्चे की लेवलिंग करना, ये भी गलत होगा। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पहला, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों की संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। दूसरा, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। तीसरा, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करने, स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। चौथा है, पोर्टफोलियो में संबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान, मतलब जैसे कक्षा 5 में है बच्चा, तो पूरे कक्षा 5 के दौरान उसका क्या कार्य है, वो किस एरिया में विकास कर रहा है, इस सब चीज़ों पे प्रकाश डालता है पोर्टफोलियो। ठीक है। अगला है, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करना, गलत। दूसरा है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और समस्यात्मक रूपों से चिन्हित करना, बिल्कुल गलत। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चौथा है, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, ये तो है। परियोजना, ये तो है। अवलोकन, ये भी सही है। तो चौथा जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा है, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। चौथा है, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के समय एकीकृत करना। तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षक द्वारा
सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। और चौथा, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, मतलब साथ में लेके चलना। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर सकता है, वो शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूब्रिक्स। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन, क्योंकि तुरंत उत्तर जब दिया जाता है तो अवलोकन ही रहता है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो तो लास्ट में पता चलता है ना, लेकिन अवलोकन जो होता है वो तुरंत जवाब दिया जाता है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? चौथा आंसर सही हो जाएगा, संख्याओं में ग्रेडिंग करना। गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त है? मानक संदर्भित आकलन, सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, तीसरा योगात्मक आकलन, चौथा रचनात्मक आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, रचनात्मक आकलन और सहयोगात्मक आकलन। अगला आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग में दक्षता। तो यही आंसर भी हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की दक्षता का आकलन करना। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर भी देख लिया और 15 क्वेश्चन भी हमने देखा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।